आज हम समय में बहुत पीछे चल रहे हैं, एक ऐसे युग में जिसकी बुनियाद कह सकते हैं कि कहानियों और मंत्रों पर रखी गई थी। हाँ, एक ऐसी सभ्यता जिसे हम आज सिर्फ उसके ग्रंथों के जरिए जानते हैं। और वो ग्रंथ हैं वेद। हमारे पास वैदिक युग पर कुछ नोट्स और रिसर्च हैं, और आज हम यही गहराई से समझेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, मतलब ये कौन लोग थे, उनकी दुनिया कैसी दिखती थी। और उन्होंने ज्ञान का ऐसा विशाल भंडार कैसे तैयार कर लिया जो हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ एक इतिहास का चैप्टर नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि भारत में समाज, शासन और दर्शन की कह सकते हैं कि पहली ईंट कैसे रखी गई थी। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो हिस्सों में देखना। एक शुरुआती दौर जिसे हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं, और दूसरा बाद का वैदिक काल। हाँ, और इन दोनों के बीच का फासला सिर्फ कुछ 100 सालों का था, लेकिन समाज वो पूरी तरह से बदल गया था। यही बदलाव हमारी आज की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हम किन लोगों की बात कर रहे हैं? हमारे नोट्स में इनके लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, आर्य। ये शब्द आज इसके बहुत अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। तो इस संदर्भ में, इन शुरुआती स्रोतों में इसका क्या मतलब था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, उस दौर में आर्य शब्द का कोई नस्लीय या रेशियल मतलब नहीं था, जैसा बाद में समझा जाने लगा। अच्छा। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब था श्रेष्ठ या कुलीन। ये एक तरह का कल्चरल या भाषाई लेबल था। तो एक पहचान थी। हाँ, जो वो लोग खुद के लिए इस्तेमाल करते थे जो वैदिक संस्कृत बोलते थे और उन परंपराओं को मानते थे। और नोट्स कहते हैं कि ये लोग सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती पर बसे थे। आज के हिसाब से ये कौन सा इलाका होगा? ये आज का पंजाब और उसके आसपास का इलाका है। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के हिस्से इसमें आते हैं। 7 नदियां? हाँ। कौन कौन सी थी? इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और एक पौराणिक नदी सरस्वती शामिल थी। अच्छा, तो उनके लिए सबसे जरूरी नदी गंगा नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी थी सिंधु, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था, जिसे वो नदीतम कहते थे। नदीतम यानी सर्वश्रेष्ठ नदी। हाँ। ये बात मुझे वाकई में चौंकाती है। हम भारत को गंगा यमुना का देश मानते हैं, लेकिन उनके शुरुआती साहित्य में गंगा का जिक्र सिर्फ एक बार मिलता है और यमुना का 3 बार। ये तो उस वक्त के भारत की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। और इन नदियों के पुराने नाम भी बिल्कुल अलग थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे रावी को परुष्णी कहा गया है और झेलम को वितस्ता। और इसी दुनिया में जन्म हुआ उन ग्रंथों का जिन्हें हम वेद कहते हैं। वेद शब्द का मतलब ही ज्ञान है। हाँ, विद धातु से, जिसका मतलब है जानना। और कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायन ने इन्हें व्यवस्थित किया था, जिस वजह से उन्हें वेद व्यास कहा गया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, अपौरुषेय। अपौरुषेय, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेदों को किसी इंसान ने नहीं लिखा। ये ईश्वरीय ज्ञान है जिसे ऋषियों ने सुना और फिर आगे बढ़ाया। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि इन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, और शायद इसीलिए ये हजारों साल तक बिना बदलाव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ सुनकर और याद करके आगे बढ़ते गए। बिल्कुल। इसी मान्यता ने इन्हें एक खास अधिकार और पवित्रता दी। इसे बदला नहीं जा सकता था। चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। संहिता मतलब एक संग्रह। हाँ, और पहले 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें मिलाकर वेद त्रयी कहते हैं। तो चलिए सबसे पुराने और सबसे अहम वेद ऋग्वेद से शुरू करते हैं। हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र वो इसी में है। हाँ, तीसरे मंडल में, जिसे ऋषि विश्वामित्र ने सूर्यदेव सवित्रु के लिए रचा था। लेकिन इसमें कुछ आंकड़े हैं जो उस समाज की प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हाँ, ये आंकड़े किसी भी थ्योरी से ज्यादा साफ तस्वीर दिखाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जिक्र इंद्र का है, युद्ध और मौसम के देवता, लगभग 289 बार। फिर अग्नि का, जो देवता और इंसानों के बीच मध्यस्थ थे, उनका जिक्र 218 बार है। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए युद्ध और यज्ञ जैसी चीजें कितनी जरूरी थी। बिल्कुल। और समाज की पहली झलक भी हमें यही मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर पहली बार 4 वर्णों का जिक्र आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, इस सूक्त में कहा गया है कि ये चारों वर्ण एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय,
जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरे ऋग्वेद में ये जिक्र सिर्फ एक ही बार, और वो भी सबसे आखिरी हिस्से में आता है। अच्छा, हाँ, कई जानकार मानते हैं कि ये हिस्सा शायद बाद में जोड़ा गया हो और उस वक्त ये काम पर आधारित एक व्यवस्था थी, जन पर नहीं। एक और बात, पूरे ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द सिर्फ 15 बार और क्षत्रिय 9 बार आता है। और वैश्य और शूद्र तो सिर्फ एक एक बार। ये उनके शुरुआती महत्व के बारे में कुछ संकेत देता है। तो ऋग्वेद के बाद कहानी आगे बढ़ती है, दूसरे वेद आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये क्या अलग कहानी बताते हैं? ये कहानी के अगले अध्याय हैं। सामवेद तो पूरी तरह से संगीत और गायन के बारे में है। गान। हाँ, ऋग्वेद के ही मंत्रों को गाने के लिए सुर और ताल में ढाला गया है। इसे भारतीय संगीत की गंगोत्री भी माना जाता है। तो जहाँ ऋग्वेद में शब्द है, वहीं सामवेद में धुन है। बिल्कुल। और यजुर्वेद, इसका नाम यज्ञ से जुड़ा लगता है। सही पकड़ा। यजुर्वेद एक तरह से यज्ञ करने की रूल बुक है। अच्छा, कैसे? इसमें वो सारे मंत्र और प्रक्रियाएं हैं जो यज्ञ के समय पढ़ी जाती थी। ये अकेला वेद है जो गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। और इसी से जुड़ा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें बड़े बड़े यज्ञों का जिक्र है। हाँ, राजसूय और वाजपेयी जैसे यज्ञ। और ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, ये राजा के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक तरीका थे, एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर। और फिर आता है अथर्ववेद, जो बाकी तीनों से काफी अलग लगता है। इसमें जादू टोना, बीमारियों का इलाज, तंत्र मंत्र। हाँ, ये तो उस दौर की आम जिंदगी की सीधी झलक देता है। मतलब अगर ऋग्वेद देवताओं की स्तुति है, तो अथर्ववेद आम इंसान की चिंताओं, उसके डर और उसकी उम्मीदों का ग्रंथ है। अच्छा। इसमें रोजमर्रा की समस्याओं के लिए मंत्र है, और यहीं पर हमें पहली बार काशी शहर का जिक्र भी मिलता है। तो अगर हम इन चारों वेदों को एक साथ देखें, हाँ, तो ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक समाज के विकास की कहानी है। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। और वेदों के बाद भी ज्ञान का ये सिलसिला रुका नहीं। फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, जिन्होंने वेदों की सरल गद्य में व्याख्या की। और फिर आरण्यक यानी जंगल में लिखे गए ग्रंथ। हाँ, जिनमें रहस्यवाद और चिंतन था। और सबसे आखिर में उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, मतलब वेदों का अंत या सर्वोच्च ज्ञान। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठना। और ये हैं भी बहुत गहरे। उपनिषद पूरी तरह से दार्शनिक ग्रंथ है। यहाँ यज्ञ और कर्म कांड पीछे छूट जाते हैं और सवाल पूछे जाते हैं, मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है। बिल्कुल, ब्रह्म यानी परम सत्य और आत्मा यानी व्यक्ति की आत्मा के बीच क्या रिश्ता है, ये भारतीय दर्शन का असली स्रोत है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी तो। हाँ, वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। और छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का पहला जिक्र मिलता है। ये कमाल है, एक ही परंपरा में हमें यज्ञ और कर्मकांड भी मिलते हैं, और दूसरी तरफ ब्रह्म और आत्मा जैसे गहरे दार्शनिक सवाल भी। बिल्कुल। तो अब इन ग्रंथों से हमें उस शुरुआती दौर के समाज के बारे में क्या पता चलता है? ऋग्वैदिक काल में जिंदगी कैसी थी? ऋग्वैदिक काल का समाज कबीलाई था। लोग छोटे छोटे जन या कबीलों में रहते थे। और कबीले का मुखिया राजन यानी राजा। हाँ, लेकिन वो आज के राजाओं जैसा नहीं था। उसका पद वंशानुगत नहीं था। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनता था? नहीं, कबीले के लोग उसे चुनते थे, और अगर वो ठीक से काम न करे तो उसे हटा भी सकते थे। तो एक तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, और राजा की मदद के लिए भी कुछ लोग होते होंगे। हाँ, रत्नीन नाम के अधिकारी होते थे, जिनमें पुरोहित और सेनानी सबसे अहम थे। लेकिन असली शक्ति राजा के पास नहीं, बल्कि कुछ संस्थाओं के पास थी। आप सभा और समिति की बात कर रही हैं? हाँ, समिति एक तरह से आम लोगों की जनरल असेंबली थी, जो राजा को चुनने जैसे बड़े फैसले लेती थी। बिल्कुल। और सभा थोड़ी छोटी और चुनिंदा लोगों की संस्था थी, शायद बड़े बुजुर्गों की। और एक विदत भी थी। हाँ, वो सबसे पुरानी संस्था थी। लेकिन इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा और विदत दोनों में बराबर हिस्सा लेती थीं। क्या बात है, मतलब उनकी आवाज सुनी जाती थी। हाँ, उनकी राजनीतिक भागीदारी थी। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, आज से 3500 साल पहले। और परिवार में उनकी क्या स्थिति थी? समाज तो पितृसत्तात्मक था। हाँ, परिवार का मुखिया पुरुष होता था, जिसे गृहपति कहते थे। लेकिन उस समाज में विधवा पुनर्विवाह आम बात थी, नियोग प्रथा भी थी।
और सबसे जरूरी बात, बाल विवाह का कोई चलन नहीं था। बिल्कुल नहीं। लड़कियों को शिक्षा का अधिकार था और वो अपना वर्ग खुद चुन सकती थीं। और उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्या वो खेती करते थे? उनकी अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था, खासकर गाय। कृषि दूसरे नंबर पर आती थी। गायें उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थे। नहीं, वो धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। यहाँ तक कि लड़ाइयों को गविष्टि कहा जाता था। गविष्ठी? हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। तो ऋग्वेद हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो कबीलों, चुनी हुई सरकार, महिलाओं की भागीदारी और गायों पर आधारित अर्थव्यवस्था पर टिकी थी। लेकिन इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो वो क्या बड़ा बदलाव आया जिसने इस पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया? वो बड़ा बदलाव था लोहा। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा। और लोहे के औजारों से घने जंगलों को साफ करके खेती करना आसान हो गया होगा। हाँ, अब अर्थव्यवस्था का केंद्र पशुपालन से हटकर कृषि बन गया और लोग एक जगह बस कर रहने लगे। और हमें इसका सबूत सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन के नीचे भी मिलता है ना। वो खास मिट्टी के बर्तन। हाँ, पेंटेड ग्रे वेयर। ये बर्तन एक तरह से उस दौर का सिग्नेचर हैं। जहां जहां ये मिले हैं, हमें पता चलता है कि ये संस्कृति वहां तक फैली हुई थी। और इसी के साथ हमें लोहे के हथियार भी मिलने लगते हैं, जो एक असली गेम चेंजर था। लोहे के हथियारों ने लड़ाइयों का तरीका ही बदल दिया। और इस बदलाव का असर राजनीति पर भी पड़ा होगा। छोटे छोटे कबीले अब बड़े राज्यों में बदल रहे थे। हाँ, अब जन की जगह जनपद की अवधारणा आ गई, यानी वो जगह जहां जन ने अपना पैर रख दिया। एक स्थायी राज्य। जैसे भरत और पुरु कबीलों ने मिलकर कुरु राज्य बनाया। हाँ, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। महाभारत की कहानी, जो लगभग 950 ईसा पूर्व की मानी जाती है, इसी कुरु वंश के इर्द गिर्द घूमती है। और जब राज्य बड़े हुए तो राजा की शक्ति भी बड़ी होगी। बहुत ज्यादा। अब राजा का पद वंशानुगत हो गया। अब उसे कोई चुनता नहीं था। नहीं, अब राजा का बेटा ही राजा बनता था। वो बड़े बड़े यज्ञ करने लगा, जैसे अश्वमेध यज्ञ, जिससे वो दूसरे राजाओं पर अपना दबदबा कायम करता था। और राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल भी पहली बार इसी दौर में हुआ। हाँ, जो एक बड़े संगठित राज्य की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस केंद्रीकरण का एक दूसरा पहलू भी था। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं ऋग्वैदिक काल की पहचान थी, उनका क्या हुआ? और यहाँ एक बहुत बड़ा यू टर्न आता है। उन संस्थाओं का पतन शुरू हो गया। जो विदित नाम की सबसे पुरानी सभा थी, वो तो खत्म ही हो गई। और सभा और समिति वो बची रहीं, लेकिन अब वो आम लोगों की नहीं रहीं। उन पर अब अमीर जमींदारों और ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। और महिलाओं की भागीदारी का क्या हुआ? सबसे बड़ा और दुखद बदलाव वहीं आया। महिलाओं के इन सभाओं में हिस्सा लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। तो उनका दर्जा समाज में गिरने लगा। हाँ, जहां ऋग्वैदिक काल में वो यज्ञों में भाग लेती थीं, सभाओं में बोलती थीं, अब उन्हें घर की 4 दीवारी तक सीमित किया जाने लगा। ये ऋग्वैदिक काल की स्वतंत्रता से एक बहुत बड़ा पीछे हटने वाला कदम था। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है ऋग्वैदिक काल के एक अर्धघुमंतु, पशुपालक और काफी हद तक बराबरी वाले समाज से उत्तर वैदिक काल की एक स्थायी कृषि प्रधान और वंशानुगत राजतंत्र तक। हमने देखा कि कैसे ज्ञान को इकट्ठा किया गया, कैसे समाज बना, और कैसे सिर्फ कुछ 100 सालों में लोहे के आविष्कार और स्थायी खेती ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, खासकर आम लोगों और महिलाओं की जिंदगी। ये वाकई में एक बुनियाद की कहानी है। भाषा, दर्शन, सामाजिक ढांचा, शासन के तरीके, इन सभी के बीज हमें इसी काल में मिलते हैं। अच्छा हो या बुरा, हमारी कई परंपराओं की जड़ें यही हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात यह है, हमने देखा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों को जिक्र, वो भी सिर्फ एक बार आता है, और वो भी बिल्कुल आसिर में। बिल्कुल। और वो एक काम पर आधारित सिस्टम जैसा लगता है। तो सोचने वाली बात यह है कि सदियों में ऐसा क्या हुआ, मतलब इस एक संक्षिप्त जिक्र की व्याख्या कैसे बदली, उसका इस्तेमाल कैसे बदला, कि ये बाद में जन्म पर आधारित एक इतनी कठोर और जटिल व्यवस्था बन गया।